नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड सीरीज़ में हम आपके सामने कंपनियों के बिजनेस मॉडल पेश करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का कारोबार क्या है और कंपनी की भविष्य की योजनाएं क्या हैं और कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। ये सब जानना इसलिए आवश्यक है ताकि आप कंपनी के शेयर के बारे में एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। ये सब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं बहुत ही सरल और आसान भाषा में, बिना किसी शब्दों के, भारी भरकम शब्दों के इस्तेमाल किए। तो आइए आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम जानें। उस कंपनी का नाम है अमाल लिमिटेड। अमाल लिमिटेड के बारे में जानने से पहले हम कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 1974-75 में इस कंपनी को स्थापित किया था पीरामल ग्रुप ने। उसके बाद 1985 में इस कंपनी को अतुल लिमिटेड के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। अतुल लिमिटेड वो कंपनी है जो एक बड़ी केमिकल कंपनी है जो इंटीग्रेटेड केमिकल्स के कारोबार में है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी की आगे की यात्रा की। 1985 में जब अतुल लिमिटेड ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, उसके बाद कंपनी में कोई खास प्रगति नहीं हुई। कंपनी 2005-06 में बीमार हो गई, यानी कंपनी को गवर्नमेंट ने सिक डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद कंपनी 2019 में जाकर कहीं इस सिकनेस या बीमारी से बाहर आ चुकी। अब कंपनी ने 2020 में जाकर एक नई सब्सिडियरी को जन्म दिया है जिसका नाम है अतुल स्पेशली केमिकल्स लिमिटेड। 2023 में कंपनी ने एक राइट्स इशू जारी किया जिसके द्वारा प्रमोटर्स की, यानी अतुल लिमिटेड की होल्डिंग्स कंपनी में 71% हो गई। आज की तारीख में कंपनी में अतुल लिमिटेड के पास मेजॉरिटी होल्डिंग है जो 71% के आसपास है और शेष 29% रिटेल शेयर होल्डर्स के पास हैं जिनकी संख्या करीब करीब 14,000 के आसपास है। अब हम बात करते हैं कंपनी के कारोबार की। तो कंपनी बल्क केमिकल्स के कारोबार में है। पहले ये जानें कि आखिर बल्क केमिकल्स क्या होते हैं। देखिए, दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक बल्क केमिकल और एक स्पेशलिटी केमिकल। बल्क केमिकल्स जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं और इनका इस्तेमाल दूसरी इंडस्ट्री में होता है। यानी कि एक केमिकल इंडस्ट्री बल्क जो बनाती है, बल्क केमिकल्स बनाती है, वो अपने उत्पाद दूसरी केमिकल इंडस्ट्री को बेच देता है और वो केमिकल इंडस्ट्री दूसरी केमिकल इंडस्ट्री के लिए ये बल्क केमिकल्स एक रॉ मटेरियल के काम करते हैं जिसके थ्रू वह आगे अपने और प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स बनाता है। स्पेशली केमिकल्स जो होते हैं वो छोटी क्वांटिटी में बनाए जाते हैं, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं और उनमें एक सर्टेन टेक्निक और रिफाइनमेंट का बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि उनका एम एक पर्टिकुलर तरह के यूज़ करना ही है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यापारी है जो चाय पत्ती का काम करता है। वो चाय पत्ती खरीदता है, उसकी ग्रेडिंग करता है और उसे पैक करके बाज़ार में ऐसे के ऐसे भेज देता है। और दूसरी तरफ एक दूसरा व्यापारी है जो चाय पत्ती खरीदता है, उसको साफ़ सुथरा बना के ग्रेडिंग करके अब वो उसमें फ्लेवर डालता है, जैसे कि सौंठ, इलायची, दालचीनी और तुलसी, लौंग, काली मिर्च, और इन सब का फ्लेवर बना के वो 5 स्टार होटल को बेच देता है। अब यहाँ पर आप समझें कि जो दूसरा व्यापारी है जो कि फ्लेवर टी बना रहा है, उसका उद्देश्य 5 स्टार होटल में आने वाले ग्राहकों को सर्व करना है। इसलिए वो जो व्यापारी दूसरा है उस छोटी क्वांटिटी में माल बनाएगा। दूसरी बात ये है कि इस छोटी क्वांटिटी में माल बनाने के साथ ही उसका जो मार्जिन है, व्यापार में जो उसका मार्जिन है वो ज़्यादा होगा। आशा है आपको ये उदाहरण से ये समझ में आ गया होगा कि बल्क केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल में क्या फ़र्क है। तो अब ये जान लेते हैं कि अमाल लिमिटेड के कितने प्लांट हैं। अमाल लिमिटेड का केवल एक प्लांट है जो अंकलेश्वर में स्थित है, जो गुजरात में है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो कंपनी, जैसे मैंने बताया कि बल्क
केमिकल्स के व्यापार में है और बल्क केमिकल में वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, ओलियम बनाती है और डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट में उसके SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ ही लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में इस प्रोसेस में स्टीम भी प्रोड्यूस होती है। अब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको सब चीज़ लग रही होगी, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड कुछ नहीं है, गंधक का तेजाब है, जिसको हम आम भाषा में गंधक का तेजाब बोलते हैं। उसी को केमिकल या केमिस्ट्री की भाषा में हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। गंधक के बारे में आप जानते ही हैं, आपने सुना होगा गंधक के सोते या गंधक के चश्मे जिनमें नहाने से बहुत सारी स्किन डिजीजेस दूर हो जाती हैं, तो वही गंधक है, उसी का तेजाब जो है उसी को सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। अब बात करते हैं, इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट है वो ओलियम है। अब आप ये समझ लें, ओलियम गंधक के तेजाब का या H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड का बड़ा भाई है। जितना खतरनाक H2SO4 या गंधक का तेजाब है, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक ओलियम है और इसमें से धुआं निकलता रहता है। अब वो धुआं किस कारण निकलता है, उसका एक केमिकल कारण है, लेकिन हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। और हम समझ लें कि इसी का एक और बड़ा भाई है जो भी ये कंपनी अमाल लिमिटेड बनाती है। दूसरी चीज़, दूसरा, इनके साथ डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड भी है। अब ये क्या चीज़ होती है? देखिए, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है कि जब आप गंधक से गंधक का तेजाब बना रहे हैं तो बीच में दो प्रोडक्ट और बनते हैं, उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट। तो ये वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। आप सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड नहीं समझना चाहें तो आप ये समझ लीजिए दो और चीज़ें बनती हैं बीच में। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये भी कंपनी बेचती है। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या? डाउन स्ट्रीम का मतलब ये कि इसका नाम कैसे पड़ा। देखिए, एक नदी है, वो पहाड़ से नीचे आ रही है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब ये कि जब वो नीचे आई, नीचे के लेवल पे क्या स्थिति है। तो ऐसे ही अगर प्रोसेस को हम ये मान लेंगे, प्रोसेस नदी के मुहाने से शुरू हो रहा है, पहाड़ के ऊपर से शुरू हो रहा है और उसके बाद वो धीरे धीरे प्रोसेस नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर SO2 और SO3 या सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो इन सब चीज़ों को हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स बोला करते हैं। इसके अलावा इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस सल्फर से हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में स्टीम पैदा होती है या भाप पैदा होती है और उसको भी ये बेचते हैं आस पड़ोस में। क्योंकि देखिए, स्टीम को तो कहीं ट्रांसपोर्टेशन करना आसान नहीं है, क्योंकि स्टीम को पानी तो है, पानी को जब गर्म किया तो भाप बनी, तो इतना कोई बड़ा केमिकल भी नहीं है जिसको आप उठा के टैंकर में भर के इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करें। तो आसपास के क्षेत्र में, आसपास के एरिया में अगर आप किसी को आवश्यकता होती है, किसी इंडस्ट्री को आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर ये स्टीम सप्लाई कर देते हैं। अब जानने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर H2SO4 या ओलियम या SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड और ऐसी सब चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड या गंधक के तेज़ाब का जो एक मेजर इस्तेमाल है वो है फर्टिलाइज़र्स में या उर्वरक में या खाद में। आपने NPK फर्टिलाइज़र्स का नाम सुना होगा, नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स। तो इसमें से जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो फीड स्टॉक का काम करता है नाइट्रोजनस और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स के लिए। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नाइट्रोजन वाले और फॉस्फेट वाले फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल होता है और हर खाद बनाने वाली कंपनी को H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, इनका इस्तेमाल बैटरीज़ में भी होता है। लेड एसिड बैटरीज़ का, यानी H2SO4 का इस्तेमाल लेड एसिड बैटरीज़ में भी होता है। जैसे जैसे दिन ब दिन बैटरीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सल्फ्यूरिक एसिड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तीसरा उपयोग जो H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड का होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड में, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिनको बोलते हैं हम, तो उनमें इस्तेमाल होता है। उसमें कैसे इस्तेमाल होता है? देखिए, इसका सल्फ्यूरिक एसिड
इस काम के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो अलग तरीके का होता है। उसमें उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जो हैं इनको साफ़ करने के काम आता है और उन पे एचिंग करने के काम आता है। मतलब एचिंग का मतलब ये है कि उस पर लाइनें बनाने के काम आता है। आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो आपके जो चिप्स वगैरह होती हैं उनको तो आसानी से आप पेंसिल से तो लाइन खींच नहीं सकते, किसी टूल से तो लाइन खींच नहीं सकते, तो उसको एक प्रोसेस होता है जिसमें निशान या सर्किट बनाने के लिए सर्किट का डिज़ाइन बनाने के लिए इसमें एचिंग की जाती है। तो वो एचिंग जो होती है उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है। और एक उभरता हुआ जो इस्तेमाल है वो है वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करने में, प्योरीफाई करने में उसका पीएच लेवल यानी कि वो ज़्यादा अम्लीय या क्षारीय तो नहीं है, इसको भी मेंटेन करने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड देखिए इसका इस्तेमाल ये 4 जगह है, उसमें से सबसे बड़ा इस्तेमाल इसका फर्टिलाइज़र में है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोइंग जो डिमांड है वो वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग में है। वेस्ट वाटर क्या चीज़ हुई, देखिए जो पानी आया उसको हम या तो घरों में इस्तेमाल करते हैं या फिर हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो इंडस्ट्री में प्रोसेस होने के बाद आपने प्रोसेस में इस्तेमाल किया और उसको बाहर जो निकाल दिया वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कहलाता है। और जो घरों में काम लिया नहाने धोने के, कुल्ला करने के और इसी तरीके के टॉयलेट्स फ्लश में जो अपना ये जो पानी है जो अपन बहा देते हैं यूज़ करने के बाद, उसको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर बोलते हैं। तो इन दोनों में मतलब वेस्ट वाटर को प्योरीफाई करने में या उसकी रिसाइकलिंग करने में भी H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड काम में आता है। अब बात ये है कि ये सब चीज़ें जो हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ये बेचते किसको हैं? देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को ये अपने आसपास के 200 किलोमीटर के रेडियस में ही बेचते हैं, क्योंकि वो खुद इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की डिमांड है। इसके अलावा जो ओलियम का प्रोडक्शन है, ओलियम को भी ये सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कामों में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो भी सल्फ्यूरिक एसिड की तरह आगे बेच दिया जाता है। SO2 और SO3 जो है वो उनका जो या सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो इस्तेमाल है वो मूलतः ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम में लेना होता है। जैसे ब्लीचिंग एजेंट क्या चीज़ होती है? ब्लीचिंग एजेंट वो चीज़ है जो किसी दाग धब्बे को या किसी चीज़ का कलर उड़ा देता है, तो वो ब्लीचिंग है। तो SO2 SO3 का वहाँ उपयोग है। स्टीम जो लार्ज क्वांटिटी में जनरेट होती है वो कुछ तो ये खुद अपने प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने प्लांट में इस्तेमाल करते हैं जिसको कैप्टिव यूज़ बोलते हैं, और बाकी को ये आसपास के लोगों को बेच देते हैं। अब बात ये है कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट को चलाने के लिए आखिर क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या ऐसी बातें हैं कि प्लांट से सबसे बढ़िया प्रोडक्शन हो? तो इसमें 4 बातें हैं। पहली चीज़ ये है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि जितना ज़्यादा आप प्लांट को जितना कैपेसिटी से चलाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक होटल चलाते हैं, संडे के दिन आपने सुबह सुबह अपना होटल शुरू किया और आपने देखा कि ग्राहक तो आए नहीं, क्योंकि आज कोई IPL चल रहा है या कोई और अन्य मैच चल रहा है जिसके कारण, या कोई अन्य समारोह है क्योंकि लोग ही नहीं आए या किसी अन्य कारण से नहीं आए, तब आपको उस दिन तो कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। लेकिन मान लीजिए यही स्थिति ऐसी होती कि आपकी सारी चेयर्स भरी रहती, आपके पास सीटिंग कैपेसिटी, जितनी की सीटिंग कैपेसिटी आपके पास है वो सारी भरी हुई होती, तो ऐसी स्थिति में क्या होता, आपको ज़्यादा फ़ायदा होता। तो ऐसे ही इनके पास जितनी कैपेसिटी है, सल्फ्यूरिक एसिड की अमाल लिमिटेड के अंकलेश्वर प्लांट में 140 लाख टन प्रतिदिन की कैपेसिटी, यानी कि अगर ये फुल कैपेसिटी से प्लांट चलाएं तो 140 लाख टन सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर प्लांट फुल कैपेसिटी से चलता है तो इनको फ़ायदा होता है, अगर एक प्लांट फुल कैपेसिटी से नहीं चलता है तो इनको इतना फ़ायदा नहीं होता है। दूसरी बात है वो है यील्ड। अब जितना बढ़िया प्रोसेस में सल्फ़र से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में जितना प्रोसेस इफ़ेक्टिव होगी, एफिशिएंट होगी, उतनी उसकी यील्ड ज़्यादा होगी। अब देखिए ये इस टेक्निकल बात को समझने के लिए अपन एक उदाहरण का सहारा लेते हैं कि मान लीजिए आप घर में दूध से मावा बना रहे हैं। अब उस मावा बनाने में आपके यहाँ जो मावा आप निकलेगा वो हो सकता है 200 ग्राम ही निकले, लेकिन
उसी चीज़ से, उसी 1 किलो दूध से अगर कोई हलवाई, कोई एक्सपर्ट हलवाई मावा बिठाएगा तो हो सकता है वो 250 ग्राम या 300 ग्राम बिठा दे। तो ये जो 200 ग्राम और 300 ग्राम है, इसको यील्ड बोलते हैं। तो आपने एक सल्फर रॉ मटेरियल के रूप में तो ले लिया, अब उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए आप चाहते हैं कि मैक्सिमम जितना बन सके उतना बनाएं। अगर आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी या आपकी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी इतनी नहीं होगी कि आप उससे यील्ड ज़्यादा ले लें, यानी कि आपको मान लीजिए 1 किलो में 200 ग्राम सल्फ्यूरिक, 1 किलो सल्फर से 200 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बनना था और आपने उससे, आपकी प्रोसेस से वो 150 ग्राम ही बन रहा है, तो आपको नुकसान ही है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो स्टीम है वो तुरंत, देखिए स्टीम तो ठंडा होते ही उसका तो यूज़ है नहीं, वो पानी बन जाती है, तो स्टीम का तुरंत ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। एक अन्य जो फैक्टर है जो इस प्लांट को स्मूथली रन करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है, वो है प्रोडक्ट मिक्स। अब ये प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी गजक की दुकान है, वहाँ पर आप 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक काजू किशमिश की गजक, एक रेवड़ी, गुड़ की रेवड़ी, और एक गुड़ की चिक्की, मूंगफली की चिक्की जिसको बोलते हैं। अब सबसे ज़्यादा मार्जिन आपका है वो काजू किशमिश की गजक में, और सबसे कम मार्जिन है आपका रेवड़ी में, या रेवड़ी की जगह ये कह दें कि सबसे कम मार्जिन है आपका चिक्की में। अब सबसे ज़्यादा ग्राहक तो वो आएगा जो चिक्की लेने वाला है, सबसे ज़्यादा ग्राहक तो वो आएगा, इसलिए कि चिक्की रखना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मार्जिन आपका ड्राई फ्रूट्स की गजक में है। तो आपके सामने समस्या क्या आती है, आपके सामने समस्या ये आती है कि अब कौन सा प्रोडक्ट कितना रखूँ। तो हालांकि इसके लिए बहुत से मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जिनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, हम उसमें ना जाएं। हम तो मोटी बात ये समझ लें कि ये जो गजक और चिक्की वाला जो मैं उदाहरण दिया, उससे ये पता लगा लें कि मैं प्रोडक्ट, मतलब अमाल लिमिटेड के सामने ये समस्या होती है कि आखिर वो कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाए। आप बना 4 प्रोडक्ट रहे हैं, आप बना रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, आप बना रहे हैं ओलियम, आप बना रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, आप बना रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, और स्टीम जनरेट हो रही है। तो आखिर कितना प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट मैं कितना बनाऊं जिससे बेचने पर मुझे सबसे ज़्यादा लाभ हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इश्यू क्या है। देखिए इसमें 2 इश्यूज और हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो बिज़नेस है, यानी सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का, ये कमोडिटी बिजनेस है। अब कमोडिटी बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कमोडिटी बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। उदाहरण के लिए हम ये समझें, हम सब्जी मंडी में पहुंच गए तो वहाँ बहुत सारे तो बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं। अब आपको आलू चाहिए, अब आप किसी बेचने वाले के पास, एक सेलर के पास गए, आपने कहा भाई आलू क्या भाव, उसने कोई भाव बताया, आपने कहा नहीं ये तो महंगा है, मैं दूसरे के चला जाता हूँ। यहाँ कोई लॉयल्टी नहीं है, और जो आलू के भाव हैं वो कोई भी एक बायर या सेलर तय नहीं कर सकता। वो तो पूरी ओवरऑल जो शहर में भाव चल रहे हैं उसी से आलू के भाव निर्धारित होंगे। तो ऐसी ही स्थिति हमाल लिमिटेड को भी फेस करनी पड़ती है। अब स्थिति ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो भाव है वो कमोडिटी का भाव है, अब उसका भाव तय होता है। अब जो मार्केट में रेट होता है उसी रेट पे इनको बेचना पड़ता है। अब करेंगे क्या, आप ऐसा तो कह नहीं सकते आपका भाव कुछ भी हो बनाने का, आपकी रेट कुछ भी लगी हो, लेकिन आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो बाजार में भाव है, आपको जो आपका जो ग्राहक है वो उसी रेट पर लेगा। दूसरी मुसीबत ये है कि जो इसका रॉ मटेरियल है गंधक या सल्फर, उसके भाव डेली चेंज होते हैं। अब वो डेली चेंज होने में आपका तो भाव ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का भाव है वो हो सकता है कि बाजार में उतना तेज नहीं हो, तो वो जो मार्जिन हिट है या जो लॉस है वो आप ही को लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कमोडिटी के बिजनेस में हो। अब सारी बातें ये नेगेटिव हो गई। अच्छी बातें क्या हैं, देखिए जिन इनके जो प्रमोटर हैं, पहली बात तो उनका जो शेयर होल्डिंग है वो कंपनी में 71% है, तो कमिटमेंट तो दिखाता है ये, और वो काफ़ी एक्सपीरियंस प्रमोटर भी हैं, क्योंकि अतुल लिमिटेड इसका प्रमोटर है तो काफ़ी कमिटेड भी होंगे। दूसरा जो एक इनकी स्ट्रेंथ है वो ये है कि जो इनकी जो फैसिलिटी अंकलेश्वर में, तो वो जो इनके प्रॉस्पेक्टिव ग्राहक है ना उनके आसपास ही है। तो इससे इनको एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये मिलता है कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में दिक्कत नहीं आती और तुरंत इनको ग्राहक मिल जाता है। अब ये सब तो हमने समझ लिया।
अब इस कंपनी में कुछ और इश्यूज हैं जो धंधे से रिलेटेड नहीं है, यानी कि वो एक कंपनी से रिलेटेड है। बात ये है कि इनका जो 80 से 90% रेवेन्यू या जो आय होती है वो 3 क्लाइंट से होती है, और उनमें से जो सबसे बड़ा क्लाइंट है वो अतुल लिमिटेड है। यानी इनका जो प्रमोटर है वही इनका सबसे बड़ा ग्राहक है। अब हुआ ये कि एक बार किसी व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम क्या करते हो। उसने कहा मैं XYZ कुछ भी धंधा करता हूँ। उसने कहा ठीक है यार, बहुत अच्छा, बहुत इंप्रेसिव, लेकिन यार तुम ये माल बेचते किसको? बोले मेरे पापा को। तो दूसरा आदमी जो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई तुम क्या करते हो और तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा है, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये कहेगा वो तो यही कहेगा ना, सिरी पीटेगा ना वो। तो अमाल लिमिटेड अपने बाप को ही सप्लाई कर रही है, और बाप अगर मना कर दे लेने से, बाप की तो मजबूरी है लेना, क्योंकि बाप को तो बेटे को धंधा देना है, मना कर नहीं सकता। दूसरी बात ये, जो बाकी जो दो सप्लायर्स हैं उनसे भी इनके कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, भाईबंदी है, लिया तो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया, जहां पर सस्ता मिलेगा वो लोग वहां से ले आएंगे। उस पर तुर्रा एक और है, वो और भी मजेदार है। इनका जो रॉ मटेरियल सप्लायर है वो केवल एक है, मतलब ग्राहक आपके 3 हैं, उसमें एक आपका बाप है, और जो आपका जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, मेजर रॉ मटेरियल सप्लायर है, वो एक ही है। अब आपको माल दे ना दे भाई, आपको माल, अब आप कहेंगे भाई पैसे देंगे तो माल क्यों नहीं देगा? भाई कई बार माल की शॉर्टेज हो जाती है, तो उसके जो बड़े और डोमिनेटिंग क्लाइंट्स हैं उनको देगा ना, आपको नहीं देगा। हो सकता है आप छोटे हों या आप उतने पैसा देने को तैयार नहीं हो, तो दूसरी जगह बेच देगा। तो दूसरी स्थिति ये है, और उससे भी प्रेम प्यार मोहब्बत का रिलेशन इनको रखना पड़ेगा। तीसरी कमी, सीजनल बिजनेस तो है ही, तो कोई प्राइसिंग पावर नहीं है। इसके अलावा कंपनी जिस बिजनेस में है उसमें कभी भी दुर्घटना की संभावना है। आपने अक्सर ये सुना होगा केमिकल कंपनीज में आग लग गई, तो ये तो खैर हर कंपनी के साथ है, कोई ये कंपनी स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन इस कंपनी के साथ एक और प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया कि 2005-06 में ये एक सिक कंपनी बन गई थी, और पास्ट में भी, अभी रिसेंटली भी 2022 में भी इन्होंने कुछ लॉसेस किए हैं। तो बार बार कंपनी लॉस करती है, फिर रिकवर करती है, लॉस करती है, रिकवर करती है। हालांकि रिसेंटली इस कंपनी की परफॉर्मेंस में कुछ सुधार हुआ है। तो आइए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, कंपनी एक छोटी कंपनी है और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 960 करोड़ का है। तो बहुत ही छोटी कंपनी, 1000 करोड़ से भी कम मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये वाली कंपनी है। दूसरी जो चीज़ है वो इसका मार्जिन 2.5% ही है, यानी इसका जो ROE है वो 2.5% ही है। अब मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। क्या हुआ कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो अमाल लिमिटेड ही है, अमाल लिमिटेड आपका दोस्त है, और आपने कहा भाई क्या है कि बैंक में तो कुछ मिलता नहीं है, बैंक एफडी में 6% मिलता है, यार तू अच्छा धंधा करता है, तो बड़ा व्यापारी दिख रहा है, तू ऐसे कर, ये पैसे तू रख ले, मेरे 100 रुपये रख ले यार, इसको धंधे में लगा देना, साल भर बाद मुझे दे देना इसमें जो रिटर्न आए। अब अमाल लिमिटेड आया, अमाल लिमिटेड ने साल के अंत में उसको 100 रुपये दे दिए मूल के, और 2.5 रुपये उसको दे दिए प्रॉफिट के। अब बताइए आप क्या कहेंगे? आप सिर ही पीटेंगे ना कि 6%, 6.5% तो मैं आराम से एफडी में कमा लेता, आपने मुझे क्या ला के दिया? 2.5 रुपये। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो कंपनी है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी केवल और केवल 2.5% है, लेकिन इसका P 40 से ऊपर है। प्राइस टू अर्निंग रेशियोज जो रेशियो जो है ना वो 40 से ऊपर है। लॉस मेकिंग कंपनी पास्ट में रह चुकी है। इसका जो ROE जैसे मैंने बताया वो केवल 2.5% है, और उसके बावजूद भी इसका जो P है वो 41 है। हालांकि रिसेंटली इसकी परफॉर्मेंस में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन 2.5% ROE वाली कंपनी को 41 का P तो कुछ जमता नहीं है।
इसके अलावा इसके शेयर में 1 अक्टूबर के या अक्टूबर के शुरुआत से अचानक से तेज़ी आई है। अक्टूबर के शुरुआत में इस शेयर का हाई लगभग 340 रुपये था, जो आज वीडियो बनाते समय ये भाव 790 का हाई है आज, तो करीब करीब पैसा 2.25 टाइम्स हो गया है। और ये भी सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आधा जनवरी, 3 सवा 3 महीने में ये जो शेयर का भाव है ये 2 सवा 2 गुना हो गया है। कंपनी की, जैसे मैंने बताया कि कंपनी की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन क्या इतना ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है जिससे कंपनी के शेयर का प्राइस 2-3 महीने में, 4 महीने में 2.25 गुना, 2.5 गुना हो जाए? इस पर आप विचार करें। तो ये थी आज की प्रस्तुति अमाल लिमिटेड के बारे में। आप सोच समझकर कंपनी के बारे में विचार करके ही शेयर को खरीद बेच का फैसला करें। हमने इस बारे में सिर्फ आपके समक्ष कंपनी का बिजनेस मॉडल रखा है। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहें या किसी अन्य कंपनी के बारे में जानना चाहें तो कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।